हेलो दोस्तों, मैं आपकी साथी निरुप्रीत। दोस्तों, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आज से ही जुड़ जाएं। दोस्तों, अगर आपका सपना एक शिक्षक बनने का है तो आप ऑल टाइप टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और आपका डीएसएसपी और इसके अलावा अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे हिंदी, एसएसटी और अपना जो इंग्लिश एंड लैंग्वेज है, जो आपकी संस्कृत, उन सभी को पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप हमें फॉलो करें। एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम यहाँ पे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। हर दिन कुछ नया सीख और सिखा रहे हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़िए और हर दिन आपको एक नई क्लास आसानी से मिलेगी यहाँ पे। और दोस्तों, अगर आप सफ़र में रहना चाहते हैं तो आप शॉर्ट एंड सरल के साथ जा सकते हैं, पर आप अगर एक सरल तरीके से और सटीक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ज्वाइन ज़रूर करिएगा। एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर शुरू करेंगे ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि मैं आपको हमेशा से कह रही हूँ कि जितने भी आप पेपर देने वाले हो, वो फिर आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, जो भी आप दोगे, पर वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, वो ये है कि अगर आप टीजीटी या पीजीटी जो है ज्योग्राफी से दे रहे हो, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं वो आपको अच्छे से एनालिसिस होने चाहिए। आप उसको पहले पढ़ चुके हो, जबकि जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आपको दिशा का पता हो तो आप मंजिल तक जल्दी पहुँच जाओगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर के कंटेंट को ले रही हूँ। और तो इसमें से मैंने दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर पूरे सॉल्व किए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनके मैंने जो है शॉर्ट नोट यहाँ पे बना रखे हैं, जिन्हें मैंने यहाँ डिटेल में बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे बताया है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि कितने टॉपिक जो है हम कवर करेंगे, जिससे कि हम जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है हमारे पीजीटी और टीजीटी, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट जो है अगर ज्योग्राफी है, तो किस तरीके से आप कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करेंगे उनको मैंने बता दिया था। देन सौरमंडल हमने जो टॉपिक थे उसके काफ़ी डिस्कस कर लिए थे। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एक इससे पहले भी मैंने वीडियो बताया था कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जिनको ये कन्फ्यूज़न है कि ये जो है सिर्फ नोट्स हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी मैंने कोई रिसर्च नहीं की है या यूँ ही पढ़ा रही हूँ, तो आपको बता दूँ कि भूगोल में देखिए जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्कस कर रही हूँ, हर साल प्रीवियस ईयर में उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। फिर ये देखिए, आपकी पूर्णिमा को हो या फिर आपका किसी ग्रह का जो है कोई उपग्रह नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, और या जो चुंबकीय तूफान कैसे आता है या भौतिक भूगोल क्या है, ये सारे जो सौरमंडल में टॉपिक है मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने हैं। और यही जो है दोस्तों, इसी का जो निचोड़ है यहाँ पे मैं अपने हैंड राइटिंग नोट्स में लेकर आई हूँ, जिसके थ्रू आप इजीली जो है इतनी मोटी जो बुक है आप ईज़िली जो है 45 डेज़ में फिनिश भी कर लोगे और एग्ज़ाम भी क्लियर करोगे। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप जो पेड कोर्स ख़रीद रहे हो बहुत ही महंगे महंगे, तो उसमें आपको एक बार जो है लास्ट में प्रीवियस ईयर के पेपर कराए जाते हैं, वो भी एक मेथड अच्छा है। बट अगर सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर को आप सॉल्व कर लेते हो, और वो भी टॉपिक वाइज, देखिए यहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक को लिया है जिन टॉपिक की मैंने बात की है, और इजीली उसी को मैं यहाँ पे जो है आपको समझा रही हूँ। जैसे कि मेरा मानना है कि हमें सारा नहीं पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, जो कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सके। तो हमने वही चीज़ पढ़नी है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है हम प्रीवियस ईयर जो पहली हमारी थी, तो सौरमंडल हम उसमें ख़त्म कर चुके थे। हमने सौरमंडल दोस्तों पूरा पढ़ा दिया है। प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे, इनका जो मोस्ट हार्डली कंटेंट था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद स्थल मंडल में भी मैंने यहाँ से लेकर आपको पढ़ा दिया है, दक्कन के जाल तक की मैंने पढ़ा दिया है, और आगे मुझे जो पढ़ाना है वो चक्रवात से पढ़ाना है। तो ये दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है
जिसके प्रीवियस ईयर पेपर के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन है इनसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने हैंड राइटिंग नोट्स में उनको ही कवर अप कर रही हूँ, ना कि मैं इतनी मोटी बुक जो है इसको पूरा मैं आपको पढ़ाऊँ। तो इसमें आप यकीन मानिए जितना कम टाइम आपका बचा है उतने में आप ये बुक फिनिश नहीं कर सकते। बट हाँ, जो यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने ये पूरी बुक पढ़ रखी है और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका ही निचोड़ मैं अपने शॉर्ट नोट्स में लेकर आई हूँ। और टॉपिक वाइज जब हम चलेंगे, चैप्टर वाइज जब हम आएंगे तो भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये सारा काम जो है हम 45 डेज़ में कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोचो कि 45 डेज़ में ये कर सकते हो, ये बुक पढ़ सकते हो, देन इसके बाद आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, तो ये हार्ड होगा। तो इसीलिए आपको सिंपली क्या है कि 45 डेज़ के चैलेंज में आना है और जो प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा निचोड़ है जो टॉपिक वाइज वो आपको मेरे इजी और शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। देन टॉपिक वाइज जब हम डिस्कस करेंगे तो दोस्तों वहाँ पे हम एक टॉपिक वाइज पूरा डिस्कशन जो करेंगे, एक सब्जेक्ट वाइज और एक सब्जेक्ट के जो टॉपिक है उनके वाइज जब करेंगे तो हम इजीली जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस जो है ज्योग्राफी का टीजीटी और पीजीटी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर हम ईज़िली जो है बहुत ही अच्छे से और कम समय में कितना अच्छा पूरा करेंगे, ये सब आप सभी मुझसे जुड़कर जानेंगे। तो विश्वास करें और इस पे जुड़े और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाई करें। यहाँ पे किसी तरीके का कोई मोटिव नहीं है इनकम सोर्स का। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो स्थल मंडल में दोस्तों हमने आपको जो है यहाँ तक के पढ़ा दिया था, तो वो क्लास जो थी 23 मिनट की थी। तो अगर आप लोग अपना ज़्यादा टाइम दे पाएँ तो 1-1.5 घंटे अगर आप लोग डेली जो है 2 घंटे मुझे दे पाएँ तो ये जो हमारा कोर्स है पूरा का पूरा जो है हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो देखिए हमने इतने में जो इसका निचोड़ है वो निकाल रखा है। जो इतनी मोटी बुक है उसका निचोड़ जो है सिर्फ हमने इतने में निकाल रखा है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो स्थल मंडल जो हमारा सौर मंडल था फुल्ली जो है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर के जो टॉपिक्स थे जो उनसे क्वेश्चन बने थे उन्हें हमने फिनिश कर लिया। बट हमारा जो ये नेक्स्ट था स्थल मंडल, उसमें हमने आधा जो था वो पहले फिनिश कर लिया, जिसमें दक्कन के जाल पर हमने फिनिश किया था। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो 1 लाइनर करके मैंने यहाँ पे शॉर्ट आउट किए हैं। और अब नेक्स्ट पे जो है हम अगला पढ़ेंगे चक्रवात, और चक्रवात से फिनिश करते हुए हम पूरा जो है आज जो है इसे स्थल मंडल को पूरा का पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये चैप्टर जो है इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ये थोड़ा इजी नहीं होगा, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि इसके 2 वीडियो में नेक्स्ट 2 वीडियो में हम इसे पूरा फिनिश करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो चक्रवात जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है कि चक्रवात जो है तो कैसे आता है, तो बंगाल की खाड़ी में खाड़ी के जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अवनमन। और चीन, फिलीपीन एवं जापान चक्रवात जो है उसे हम कहते हैं टाइफून। और मैक्सिको की खाड़ी में जो चक्रवात आता है उसे हम हरिकेन कहते हैं। और दक्षिण पूर्वी अमेरिका का जो चक्रवात है उसे हम टर्नेडो कहते हैं। तो ये हमारे चक्रवात पे हो गए। बाकी जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो हम चक्रवात को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट ये प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इसलिए हम फटाफट पहले इसे देखेंगे, देन उसके बाद अपने टॉपिक डिस्कशन पे आएंगे तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बस करना कुछ नहीं है, बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस इसके लिए हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट है कि लैटराइट मिट्टी जो होती है, तो जब हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तो लैटराइट मिट्टी भी पढ़ेंगे। अब आप सोचोगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर का डिस्कशन मिट्टी और ये सारा हम कैसे करेंगे इतने कम टाइम में, जब इतना टाइम लगेगा। तो देखिए ये है हमारी पृथ्वी का स्थल मंडल। यहाँ पे हमने सारा कुछ जो है बहुत ही अच्छे से देखिए यहाँ पे कर रखा है। और इसके बाद हम यहाँ से मिट्टियाँ पढ़ेंगे, सेल रूपांतरित पढ़ेंगे, फिर बल पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो है एक एक चीज़ कवर कर लेंगे जिससे कि कुछ भी छूटने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लैटराइट मिट्टी बनती है। तो लैटराइट मिट्टी कैसे बनती है, क्या बनती है, ये सारा कुछ यहाँ पे है। तो चट्टानों के टूटने से, अपक्षय से
जो है हमारी रासायनिक क्रियाओं के कारण जो बनती है वो लैटराइट मिट्टी बनती है, और इसमें जो नमी होती है वो अधिक होती है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये जो इसका है विकास पाया जाता है। इसमें चूना, फेटराइट और पोटाश जो है वो कम होता है, क्योंकि इसमें नमी ज़्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ पे नमी में जो है चूना ज़्यादा जो है क्रियाशील नहीं हो सकता। अब भंवर मृदा क्या है? भंवर मृदा वो है जब खुरदरे जो दन हैं उनसे बनती है, और शिवालिक जो पर्वत है उसमें गिरिपथ प्रदेश में जो सिंधु तीस्ता नदी के तक पाई जाती है, और ये भंवर मृदा या भंवर या तराई जो कि दलदलीय मिट्टी होती है दोस्तों। जैसे यहाँ से ये जो है नदियाँ आ रही हैं, देन ऊपर से यूँ करके आई हैं और ये नीचे गिर गई। यहाँ पे बहुत ही गहरा तल है, और यहाँ पे जो है इसने एक मलबा टाइप में या कह सकते हैं कीचड़ जो है बना लिया है, और यही जो है आसपास जब फैलती है तो इसे ही हम तराई या भंवर मिट्टी या भंवर मृदा कहते हैं। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। पिंडित लावा के अपक्षरण से कौन सी मृदा बनती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं स्थल मंडल से, वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे हैं भूमि से है, भूकंप से है, चक्रवात से है, मृदा से है, तो इनसे आ रहे हैं। तो पीड़ित लावा के अपक्षय में कौन सी मृदा है? तो काली मिट्टी को हम कहते हैं, और मिट्टी का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, जिसमें कि कई तरह की खनिज विद्यमान होती है। ये मिट्टियाँ जो है मृतिका गहरी अपव्यय होती हैं, इनमें काफ़ी नमी होती है, संयोजक होती है, क्षमता बहुत होती है, और शुष्क ऋतु से ये जो है सूख जाती हैं, और ये जो है दरारें पड़ जाती हैं, और वर्षा में ये जो है चिपचिपी हो जाती हैं। तो ये मृदा जो है कुछ इस तरीके से होती है चट्टानों में। अगर जब क्या कहते हैं सूखा पड़ता है तो ये जो है दरारें इस तरीके से बना लेती है, और जब पानी बरसता तो यही एक चीका मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, चिकनी मिट्टी, और एकदम लिपलिपी सी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है कैसे बनती है? काली मिट्टी होती है, और इसे रेगुलर भी कहते हैं, और ये इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। जब ज्वालामुखी देखिए ये है, यहाँ से जब क्रिएटर से ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सारा मलबा यूँ करके नीचे आ जाता है, और ये जो जम जाता है, फिर उसके बाद इसके जब अपक्षय क्रिया होती है तो जो है हमारी उसके बाद जो है अपक्षय क्रिया के बाद जो है हमारी लावा जो है उसकी चट्टानें जो है उसकी जब अपक्षय क्रिया होती है तभी हमारी काली मिट्टी या रेगुलर मिट्टी बनती है। लोथल मृदा क्या है? तो हवा द्वारा मिट्टी के कणों को उड़ाकर जब लाने से निरपेक्ष द्वारा ये मिट्टी का निर्माण होता है। विश्व में सबसे बड़ा जो भाग अगर बात करें तो उत्तरी चीन में इसका पाया जाता है। भारत में लोथल मृदा का अभाव है। भारत में लोथल मृदा का अभाव इसलिए भी है क्योंकि भारत एक बहु ऋतु प्रदेश है, जहाँ पर एक जैसी ऋतु जो है समान ऋतु नहीं रहती, परंतु जो उत्तरी चीन है वहाँ पे जो है मृदा जो है हवा में उड़कर लाएगी, निरपेक्ष द्वारा बनाएगी, जिसे कि हम लोथस मृदा जो है कहते हैं। भ्रूपट की जो प्राचीनतम शैली है वो क्या है? तो भ्रूपट्टी की जो प्राचीनतम शैली है उसे आग्नेय शैली कहते हैं। इसकी रचना मैग्मा जो है ठंडा होने से हुई है। तो देखिए किस तरीके से जब ज्वालामुखी ये निकला और जब ये यहाँ पे जम गया है और जब मैग्मा ठंडा हो गया है पूरी तरीके से, तब जो है इसकी जो शैल है उसका निर्माण हुआ है। और प्राथमिक शैल भी हम इसे कहते हैं, अग्नि शैलों को हम प्राथमिक शैल कहते हैं। ये ठोस होती है, कठोर होती है, रवेदार होती है, दानेदार होती है। अब दानेदार कैसी होती है? जब ये चट्टानें होती हैं, आपने स्पंज देखा होगा तो छोटे छोटे से जो होते हैं छिद्र होते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? रवेदार कहते हैं या दानेदार कहते हैं, और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर जलते हुए लावा से जब ये बनी है तो उसके अंदर कोई भी जीवित रह ही नहीं सकता, तो जीवाश्म की तो बात ही जाने दीजिए। तो जीवाश्म का तो यहाँ पे नामो निशान भी नहीं मिलेगा आपको। फिर आ जाते हैं भूपटल की प्राचीनतम शैली पर। आग्नेय शैल रचना मैग्मा ठंडा होने पर इसकी प्राथमिक शैलें होती हैं। शैलों को भी कहते हैं। ये ठोस, कठोर, रवेदार माफ़ करिएगा, मैं दोबारा से मैंने वही रिपीट कर दिया। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें आग्नेय शैलों की, तो ये दो तरीके की होती है, एक तो अंतर्वैधृत और एक वाही वैधरी। तो जब लावा अंदर जमने लगे या ग्रेनाइट, जब जैसे ये है, ये ज्वालामुखी है, और जब इसके अंदर जमता है तो इसे हम कहते हैं अंतर्वेदीय, जिसमें कि ग्रेनाइट होता है। और जब ये बाहर आकर यूँ करके यहाँ जमती है तो इसे कहते हैं बाह्य जमाव या मैग्मा बेसाल्ट भी कहते हैं, जिसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से होती है उत्पत्ति। देख लीजिए यहाँ पे, ये उत्पत्ति कुछ इस तरीके से होती है। उत्पत्ति का जो आधार है आग्नेय शैलों का, तो ये दो प्रकार से होता है, अंतर्वेदी और बाह्यवेदी, जिसमें कि मैग्मा जब लावा निकलता है, अगर ये अंदर है तो मैग्मा जो है जम जाएगा, तो ये हो गया अंत। ठीक है।
और अगर ये बाहर जमता है तो इसे बही कहते हैं। ठीक है, तो अगर बाहर ठंडा होगा तो बही, अंदर ठंडा होगा तो अंतर अग्नेयशैल है। ठीक है, अब चाहते हैं हम अपने फैकोलिथा पे ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों में आपातकालीन या अभिन्नता में मैग्मा जमा हो जाए, इस प्रकार की जो शैलें होती हैं उन्हें आग्नेय शैलों में जो उदाहरण आता है उसे फैकोलिथा कहते हैं। और फैकोलिथा जो होती है आग्नेय शैल का ही एक उदाहरण है। सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जो है, इसका जो क्वेश्चन है इसे आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली टीजीटी एग्ज़ाम हो या फिर आपके मोस्टली जो जिसमें कि ज्योग्राफी बेस पूछा जाता है, तो घाटी भ्रंश या फिर भूकंप, इनकी मापी लहरें, हवाएं और मोस्टली जो आपके उत्पादक हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप एक मोस्टली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में हम इसे पढ़ेंगे और एक टॉपिक वाइज डिटेल में भी पढ़ेंगे। बट यहाँ पे देखते हैं सबसे पहली सबसे लंबी जो है रिफ्ट घाटी कौन सी है। तो शब्द का अगर बात करें, सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था ग्रेगरी ने, जो कि पूर्व अफ्रीका के रिफ्ट घाटी का अध्ययन करते समय इन्होंने इसका प्रयोग किया था। और रिफ्ट घाटियों को जो है ब्रोबन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जॉर्डन नदी जो कि पश्चिमी सीरिया में है और जोम्बिया नदी के जो है 4800 किलोमीटर फैला हुआ है। यह विश्व की एक रिफ्ट घाटी है जिसे कि भ्रंश घाटी भी हम कहते हैं। अब कभी आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि रिफ्ट घाटी अलग है और भ्रंश घाटी अलग है। अगर आपसे रिफ्ट घाटी का क्वेश्चन पूछा गया और देन अगले साल ही आपसे भ्रंश घाटी पूछ दिया गया तो आप कहोगे कि नहीं भ्रंश घाटी तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने रिफ्ट घाटी पढ़ी थी। सो आप गलत मत करना। भ्रंश घाटी क्या है? जब भ्रंश का जो विकास है वो भ्रंश रेखाओं के नीचे होता है। देखिए, जब एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक निकलता है, अगर हम उसको उसी वक्त जान लें तो उससे रिलेटेड जब अपकमिंग एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन होता है उसके कंटेंट को हम स्ट्रांगली कैच कर पाते हैं। तो इन चट्टानों के स्तंभ के नीचे जो है धसे हुए भाग को जब नवजनित बल के कारण, यानी जब नया बल जो है इस पर लगता है, मतलब देखिए ये भ्रंश इसमें यहाँ पे फंस रही है और इस तरीके से जब इसके ऊपर यहाँ पे एक नया बल लगेगा यानी नवजनित बल के कारण दो भूखंडों में विपरीत दिशा में खिसकाव होगा। अब ये दोनों अलग अलग दिशा में यहाँ पे यूं करके ऐसे खिसकने लगेंगे, खिसकाव होगा और विपरीत दिशा में खिसकाव होता है और तब भ्रंश घाटियों की जो लंबी सरकरी गहरी जो है बनती है, जर्मन में इसे ग्रोबन कहा जाता है। भ्रंश घाटी देखिए रिफ्ट घाटी भी इसे कहते हैं, भ्रंश घाटी को ही हम ग्रोबन भी कहते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आपसे आ जाए अगले एग्ज़ाम में आपके कि भ्रंश घाटी जो है उसे जर्मन भाषा में क्या कहते हैं, तो भ्रंश घाटी को जर्मन भाषा में हम ग्रोबन कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप टीजीटी या टीचिंग एग्ज़ाम ज्योग्राफी बेस पर दे रहे हो, आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आप टीजीटी दे रहे हो, देन आप पीजीटी दे रहे हो, तो आपकी जो भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हवाओं से हैं, वो स्थल मंडल में ज़रूर पूछे जाते हैं। सिंपली कहें कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी है, अब पृथ्वी पे जो जो चीज़ें हैं वो तो आपसे स्थल मंडल में पूछी जाएंगी, तो स्थल मंडल पे जो भी चीज़ें व्याप्त हैं मोस्टली वो पूछी जाती हैं। उनमें से क्या पूछी जाती है, क्योंकि छोटा सा तो टॉपिक है नहीं कि एक दो चीज़ें पढ़ के हमने ओवर किया, सो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उस पर बात करेंगे किस तरीके का बल लगता है और बल कैसा लगता है, फिर उससे क्या निर्माण होता है, उनके किस कारण से होता है। तो सिंपल से कहें तो हम क्या पढ़ेंगे स्थल मंडल में या जो भी, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब ये इस हमारी पृथ्वी पर 4 मंडल हैं, जिसमें हम पहला है हमारा स्थल मंडल, फिर है हमारा वायुमंडल, तो मोस्टली ये होता है हमारा वायुमंडल, देन स्थल मंडल, फिर ये होता है हमारा जल मंडल, ठीक है। और इन तीनों के बीच जो है हमारा होता है जैव मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करें इन तीनों के बीच में ही हमारा जैव मंडल है, जिसमें ही जीवन है, जीवन और जीव जंतु और हमारे पौधे और पर्यावरण जो है या उसका तंत्र या प्रक्रिया, सारा कुछ जो है हमारा जैव मंडल में है। स्थल मंडल में हमारा क्या आ जाता है, स्थल मंडल में हमारा आता है मौसम आ जाएंगे, ठीक है।
और हमारे पर्वत, पहाड़ी, नदियाँ, घाटियाँ, भ्रंश घाटियाँ, उसमें कृषि, मृदा, ये सारी चीज़ें जो है स्थल में आ जाएंगी। जलमंडल में जो भी हमारी जलधाराएं हैं, कौन सी कहाँ से जाती है, किससे गुजरती है, उन जलधाराओं से किस घाटी का निर्माण हुआ है, किस भ्रंश का निर्माण हुआ है। वायु में आएंगे तो हम पवनों को पढ़ेंगे, वायुमंडल को पढ़ेंगे, उनकी परतों को पढ़ेंगे और लेयर बेस को पढ़ेंगे, ठीक है। और जैव मंडल में इन तीनों का निचोड़, मतलब इनसे जिनका निर्माण हुआ है, यानी जीव जंतु, पौधे, पर्यावरण, तो यहाँ पे हम उसका करेंगे, ठीक है। तो ये चारों एक दूसरे से रिलेट करती हैं और हम इसे रिलेट कर कर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम सुनामी की लहरों पर। देखिए भूकंप में क्वेश्चन जो बनते हैं मोस्टली क्या बनते हैं कि भूकंप कैसे मापा जाता है, भूकंप सबसे पहले कहाँ पर आपको महसूस होता है, या कहाँ पर सबसे पहले सर्वाधिक प्रभाव जो है भूकंप का पड़ता है, और भूकंप जो है सबसे पहला जो है भूकंप कहाँ सबसे ज़्यादा नापा गया था, और किस तरीके से आपका जो है दक्षिणी भाग को भूकंप, भारत में भूकंप सहित माना गया, क्योंकि पहले कहा जाता था दक्षिणी हिस्सों में जो है भूकंप नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, ये जो है भूकंप से ज़्यादातर बनते हैं, या जो इसकी तरंगे हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अभी मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी उसमें आपको मिलेंगे, जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और अपकमिंग एग्जाम में भी इससे रिलेट करते क्वेश्चन मिलेंगे। और जब आप ये क्वेश्चन देखना और पेपर सॉल्व करके आना, देन उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि वाकई में जो यहाँ पे कंटेंट पढ़ाया गया वो आपके लिए यूज़फुल रहा, आपके लिए उपयोगी रहा, और आपको जो है काम में आया, और आपने एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से दिया। तो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो है अभी अधिकेंद्र पर पड़ता है। अधिकेंद्र कहाँ होता है? पृथ्वी के भूतल के किसी भी ज्ञात या अज्ञात अंतर्जात बाह्य प्रकृति या कृत्रिम कारणों से होने वाली जो कंपन है, सॉरी कंपनी नहीं है, कंपन है दोस्तों ये। तो कंपन मतलब हिलना, किसी तरीके से गतिशील होना या जो है क्रियाशील हो जाना अचानक से, उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप मूल के ठीक ऊपर 90 डिग्री लंबवत स्थान पर, जहां पर सबसे पहले भूकंप तरंगों का पता लगता है। तो भूकंप का जो मूल ठीक यानी अधिकेंद्र होता है, वहां पर सबसे पहले जो है इसका जो है पता लगता है, और भूकंपीय तरंगों का पता लगता है, और इसे ही अभिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप को प्रभावित क्षेत्र में जो है अभिकेंद्र ही एक ऐसा बिंदु है जो कि भूकंप मूल के समीप स्थित होता है, जिससे कि सबसे पहले जो है भूकंप का हमारा पता लगता है कि भूकंप आ गया है, ठीक है। और इसी से रिएक्टर द्वारा इसे जो है मापा जाता है। अब सुनामी लहरें क्या होती हैं? मैंने क्या बताया आपको कि जब हम स्थल मंडल पढ़ेंगे तो उसमें स्थल मंडल में किस तरीके से क्या हलचल जो होती है। अगर हम बात करें कि पेन की बात करेंगे तो हम पेन में जो भी चीज़ें हैं, जैसे इसका कैप हो गया, निप हो गई, रिफिल हो गई, एंड बॉडी पार्ट्स हो गया, या फिर इसकी रबर हो गई, तो इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। उसी तरीके से स्थल मंडल पर जितनी भी चीज़ें व्याप्त हैं जो कि ज़्यादा प्रभावशाली हैं, जो कि हमारे ऊपर असर डालती हैं, और किस तरीके से वो हैं, उन सभी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ को अपनी व्यवहारिक चीज़ों से लेकर आप चलोगे तो आपको वो चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, ईजिली आप उसे समझ पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। सुनामी लहरों पर आ जाते हैं। देखिए सुनामी लहरें अधिक सक्रिय होती हैं, जो कि पश्चिम प्रांत महासागरों के भूकंप के प्रभाव से सागरीय भागों में उत्पन्न होने वाली काफ़ी ऊंची तथा तीव्र गति वाली लहरों को कहते हैं, जो कि सुनामी कहलाती हैं। और सुनामी जो है आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तटों पर होती है, जिसमें कि अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्वी एशिया द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा हिंद महासागर और म्यांमार, श्रीलंका तथा भारत के तटीय भागों में आती हैं, ठीक है। तो भूकंप के बाद ही जस्ट हम सुनामी को पढ़ेंगे जब टॉपिक डिस्कशन करेंगे। और भंजन क्या है? तो भंजन या शॉर्ट सर्किटिंग जो होती है वो क्या होती है? प्रक्रिया में जब चट्टानों का विघटन हो जाता है तो यह जो चट्टानें हैं टूट कर बिखर जाती हैं, उसे हम कहते हैं भंजन, ठीक है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में गर्म प्रदेशों में जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ भंजन क्रिया जो है वो ज़्यादा होती है। सूर्य ताप जो है लगातार तृप्त चट्टानों पर पड़ता रहता है, और अचानक वर्षा की जब फुहार होती है तो शीघ्र से जो चट्टानें हैं वो टूट जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसे डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। देखिए जब पर्वत है, जब इस पे लगातार जो है आपका लगातार जो है
यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता रहेगा तो ये चट्टानें क्या है हमारी गर्म हो जाएंगी। और जब गर्म हो जाएंगी, सपोज़ अगर आपने कभी किचन में रोटी बनाई हो, तो आप जब तवे पे रोटियां कर रहे हो तो लगातार, और देन उसके बाद वो तवा बहुत देर से आपने चढ़ा रखा है, पर वो तवा जो है आपका लोहे का नहीं मिट्टी का होना चाहिए, तो वो आपको चिटकता हुआ मिल जाएगा। जैसे या आप कोई भी प्याली रख लो, उसको बहुत देर तक के गर्म करो, या कांच का कोई बर्तन ले लो, उसे बहुत देर तक के गर्म करो, देन उसके बाद जो है उसमें पानी जो है लाकर डाल दो, तो वो क्या है चिटक जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो भंजन प्रक्रिया है वो होती है। सूर्य का जो प्रकाश है वो पर्वतों पे लगातार पड़ता रहता है, और इतना पड़ता है कि पर्वत जो होते हैं गर्म रहते हैं, और उसके बाद अचानक से जब वर्षा होती है तो गर्म जो है तापमान ज़्यादा होने के बाद जब एकदम ठंडा होता है तो वो जो है चट्टानें जो है टूटने लगती हैं। गर्म प्लस ठंडा जो है चट्टानों का भंजन प्रक्रिया होती है। और अगर बात करें भंजन प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के टेस्का प्रांत में किए गए कारण चट्टानों का टूटना सामान्य है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें टेक्सास प्रांत जो है उसमें किस प्रक्रिया के लिए वो जाना जाता है, तो भंजन प्रक्रिया के लिए वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, और ये यूएसए में है। यहाँ पे जो भंजन प्रक्रिया है वो एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई यहाँ पे शॉकिंग न्यूज़ जो यहाँ पे नहीं बनती आपकी। नेक्स्ट पे आते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीडेंस क्रिया, जो कि लौह युक्त चट्टानों से अपघटित होती हुई, चूँकि नमी से लौह में ऑक्सीकरण किया गया है, वह जंगों में लगने से उसका जो विघटन है वियोजन हो जाता है, और जो चूना युक्त है चट्टानें जाल में जो कार्बन डाइऑक्साइड सहयोग करके कैल्शियम कार्बोनाइट का निर्माण करती हैं, अर्थात जो कैल्शियम युक्त चट्टानें हैं उसमें रासायनिक अपक्षय सर्वाधिक होता है, जिस कारण से जो है ऑक्सीकरण जो है जो क्रिया है लौहयुक्त हो जाती है। अब आ जाते हैं अगले पर जो आपका गिरी पर्वत है, गिरी इंसुलबर्ग है, यानी मरुस्थलीय शैल में जब अपरदन और अपक्षय के कारण कोमल चट्टानें कट जाती हैं, मतलब जो मुलायम चट्टानें वो एकदम से कट जाती हैं, जबकि कठोर चट्टानें बचे भाग का सामान्य सतह पर ऊंचे टीले के रूप में उठ जाती हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इंसलबर्ग जो है इसे ही कहते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इंसलबर्ग क्या है, और गिरी जो है वो इंसलबर्ग में क्या प्रक्रिया। तो सीधे से कहें, अपनी भाषा में अगर कहें तो कोमल को अगर आपने छेड़ा तो वो क्या है पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। देन जो कठोर चट्टानें हैं, जो कोमल वाली चट्टानें जब उसके पास गिरेंगे तो वो धीरे धीरे जो है टीला बनाती चली जाएंगी। यानी एक तरफ से जैसे ये ऊंची चट्टान है जो कि कोमल चट्टान है, और जब ये है धीरे धीरे अपरदन के कारण अपक्षय कारण टूटना शुरू होती है, तो यहाँ पे जो आपकी कठोर चट्टान है जो कि नीची थी, अब ये जब यहाँ पे आएगी तो इसके ये है धीरे धीरे क्या है ये टीला ऊपर बना लेगी, और ये धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो ये प्रक्रिया जो है इंसलबर्ग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं गिरिपद हिमनदी के प्रभाव के साथ उसके ढेर सारे जो अवसाद भी बहने लगते हैं, और हिमनदी का निवर्तन होने पर ऊंचे टीलों के रूप में पाश्चात्यवर्ती, मध्यवर्ती, तटस्थ तथा क्रस्त भाग, कई भाग जो है पर्वतीय तट हिमनदी में हो जाते हैं। तो पर्वतीय भाग को घाटी या हिमनदी के ऊतकों के पर्वतों के एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो विस्तृत हिमनदी या गिरि हिमनदी कहलाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए गिरिपद हिमनद जो है वो क्या है, तो क्या है कि ये जो है पर्वतीय भागों में घाटी हिमनदी के ऊतकों से यानी उतर कर जब आती है हिमनदी तो पर्वतों से एक दूसरे से मिलती है, और विस्तृत हिमनदी को ही गिरिपद हिमनदी कहते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ से है ऊंचाई से गिर रही है और नीचे आती है तो इसे जो है गिरिपद हिमनदी कह देते हैं। ये मजाक है। इस तरह के जो हिमनद प्रायः ठंडे भागों में मिलते हैं। अलास्का का जो है ग्लेशियर जो है इसमें प्रमुख उदाहरण है एक। और अब जब अलास्का पे आ ही गए हैं तो देखते हैं कि उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्ज़रलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन को हम जो है फॉन कहते हैं। तो ये अलास्का पर्वत के पास से बहती है। तो इनके जो पूछा गया है कि क्वेश्चन में
ये पूछा गया था कि अलाप्सा पर्वत के जो उत्तरी भाग के सहारे जो स्विट्जरलैंड में जो स्थानीय पवन बह रही है उसे क्या कहते हैं, तो इसे फॉन कहते हैं। और धरातल वायुदाब के क्षैतिज विषमताओं के कारण वायुदाब में क्षेत्रीय जो निम्न वायुदाब है वो संचालित रहती है, और जो फॉन है वो अलाप्सा पर्वत के उत्तरी भागों से बहने वाली है। और ये जो बहने वाली हवा ये गतिशील होती है, क्षैतिज रूप में बहती है, और इसकी जो ढाल है उत्तरी भाग डाल से नीचे की ओर उतरने वाली है। और यूरोप का सर्वाधिक प्रभाव जो है स्विट्जरलैंड पर जो पड़ता है वो फॉन जो हमारी लहर है या पवन है उसका पवन जो है उसका पड़ता है। लघु हिमालय क्या होते हैं, इनकी स्थिर दर क्या होती है, तो लघु हिमालय जो है हमारे 12 मूल होते हैं, और लघु हिमालय दक्षिण में उसी समानांतर फैले हैं जिसमें कि 80 से 100 किलोमीटर चौड़े हैं। इनमें कई चोटियां हैं और श्रेणियां हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, लोथल का जो लोथल जो आपका लोथल है या पीर पंजाब है, जैसे कि हम पीर पंजा कहते हैं, या बहिल है, महाभारत है, लेक चुरिया है, या बारामूला है, और मैसूरी मुख्य जो है इसमें लघु हिमालय है। तो आप लघु हिमालय है क्या, लघु हिमालय कितने से कितने तक के होते हैं, और लघु हिमालय जो भारत में है वो कितने लघु हिमालय हैं, और ये लघु हिमालय किस दिशा में है। तो इसको जो है आपको लघु हिमालय जो आपको यहाँ पे जानने हैं कि कौन कौन से होते हैं, ताकि आप ऑप्शन में अगली बार जब आएगा तो आप पहचान पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अति रूपांतरित शैलें क्या होती हैं। तो परतदार अग्नेय शैलों को हम अति रूपांतरित शैलें कहते हैं। तो मैंने बार बार कहा है कि आपसे जो क्वेश्चन है रिपीट होते हैं, उनके जो पॉइंट हैं वो चेंज करके पूछ लिए जाते हैं, और इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो। देन उसके बाद आप जो आंसर है वो आप नहीं पहचान पाते, और आपको लगता है कि पेपर बहुत हार्ड आया, देन पेपर हार्ड नहीं आता है, क्योंकि आप उसे हार्ड बना लेते हो इसलिए वो हार्ड आता है। तो इजीली करने के लिए आपको क्या करना है, हर एक मेन पॉइंट को पकड़ना है, जिसे कि हम आपने कई बार सुना होगा, बड़े बड़े लोगों को कहते हैं कि कीवर्ड्स पढ़ेंगे, तो कीवर्ड्स लाएंगे कहाँ से और पढ़ेंगे कहाँ से, तो यहीं से लाएंगे और यहीं से पढ़ेंगे। तो इतनी मोटी बुक को जब हम ज़रा सा कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है हमने कीवर्ड्स निकालना सीख लिया है, और हम एग्ज़ाम क्रैक ज़रूर करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में ध्रुवाड़ा क्रम में जो चट्टानों को इस प्रकार से अति रूपांतरण में किया जाता है। जैसे अब रूपांतरित शैलें क्या हैं, अग्नेय शैलें जो हैं, परतदार शैलें जो हैं, उन्हें अधिकतम ताप, दबाव और रासायनिक क्रियाओं से प्रभाव के फलस्वरूप जो है इसका रूपांतरण होता है। तो अब जब इसका रूपांतरण होता है तो रूपांतरित शैलों का जो है पुनः अति स्थानांतरण कैसे होता है, जैसे कि आप कहते हो कि जो इनका है शैल चक्र चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जब हम शैलें पढ़ेंगे तो किस तरीके से हम चक्र भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से कन्वर्ट होती हैं एक शैल दूसरी शैल में, और कैसे जो है स्तन मंडल में हमारी जो शैलें हैं उनका जो है निर्माण हुआ है, प्लेटें क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है चक्र है, ये हमारा, ये देखिए शैलों का वक्र चक्र है, जिसमें हम परत, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए, इससे मैं थोड़ा सा और करीब ले आती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो शैलें हैं हमारी, अब परतदार शैलें हैं या अवसादी शैलें हैं, तो किस तरीके से ये एक दूसरे से कन्वर्ट रहती हैं और ताप या दबाव के कारण रूपांतरित होती रहती हैं, ठीक है। और रूपांतरित होने के कारण किस शैल से किसका निर्माण होता है उसे भी हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो परतदार शैलें जो हैं रूपांतरित हो जाती हैं अग्नेय शैलें जो हैं परतदार में, और परतदार रूपांतरित होकर वापस से अग्नेय शैलें में, तो अपक्षय के कारण जो प्रक्रियाएँ होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि अग्नेय शैलें किस तरीके से जो है परिवर्तित होती हैं, उसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, या फिर जो आपकी शैलें हैं कौन सी शैलें किसमें की हैं उदाहरण भी दिया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या जो आपकी अग्नि शैलें कितने प्रकार की होती है उसमें कौन कौन सी गुणवत्ता होती है, वो सारे क्वेश्चन जो है, मैंने क्या कहा कि आपको मैं प्रीवियस ईयर के पेपर, ये मैं आपको भी दिशा दिखा रही हूँ कि ये है रास्ता भाइयों बहनों, ये है आपका रास्ता और ये है आपकी मंजिल, और ये आपकी मंजिल जो है आपको जो है पानी है, तो ये मंजिल जो है आपको आप ज़रूर पालोगे। तो मंजिल आपकी ये रही, रास्ता आपका ये रहा, और दिशा आपकी ये रही। तो सबसे पहले दिशा देखेंगे, फिर उसके बाद रास्ते पे चलना शुरू करेंगे और अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो फटाफट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले रास्ता पूरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद दिशा पूरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद रास्ते पे हम चलना फटाफट शुरू कर देंगे, और जैसे ही चलना शुरू करेंगे फिर हमारा जो लक्ष्य है हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
तो आप सोच रहे होंगे कि बार बार लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो बार बार लक्ष्य की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बोरिंग बिल्कुल भी ना लगे, और आपको अपना अगर लक्ष्य सामने लगेगा तो आप 3 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, कितनी भी देर आप पढ़ाई को दे सकते हो। बट अगर आपके माइंड से आपका लक्ष्य जो है हट गया तो आपके लिए 15 मिनट पढ़ना भी बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा माइंड में जो आपका गोल है वो सेट होना चाहिए, आपका उद्देश्य जो है, आपका लक्ष्य जो है आपके सामने होना चाहिए। फिर आप दिशाएं देखते जाओ, रास्ते पे चलते जाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते जाएं। तो ऐसे ही उत्साह के साथ पढ़ने के लिए जुड़ते रहें ज़रूर, और जुड़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जुड़ें तो डेली जुड़ें, और उसके साथ है कि आप अपना जो बहुमूल्य समय दे रहे हैं उसके बाद अपना थोड़ा सा टाइम जो है एक रिवीजन पे भी देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए थे रूपांतरित चट्टानों पर पुनः अति स्थानांतरण पर। ठीक है, तो रूपांतरित शैलों को किस तरीके से पुनः अति रूपांतरण में आता है। तो रूपांतरित शैलें जो है, अगर बात करें स्थल की, तो उसे फाइलाइट में परिवर्तित किया जाता है या पुनः अति जो है वापस से बनाया जाता है, और जो फाइलाइट है उसे शिष्ट में, और ग्रेबो जो है उसे कहते हैं सस्प्रेटाइन में। तो अब क्या है कि अपर्दन से बनी हुई जो स्थल कृतियाँ हैं वो क्या होती हैं, और नदी से, अब देखिए मैंने क्या बताया कि स्थल मंडल पे अब भाई पृथ्वी है, ज़मीन पर क्या क्या है, ज़मीन पर ध्यान दीजिएगा, ज़मीन पर आपका है ज़मीन है जिसमें कि मृदा है। मृदा कहाँ से आई है, पर्वत पठारों से। पर्वत पठार कैसे बने, ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी उद्गार जो हुआ और उसमें जो बने हुए वो कैसे हुए, तो वो महावितरणी जिसमें महासागर और महाद्वीप थे। तो एक सीक्वेंस में चले कि महाद्वीप आए, फिर उसके बाद उस पर जो चट्टाने पर्वतों के लिए जो हमारे ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, और ज्वालामुखी जो है उसमें भूकंप भी आए, फिर उसके बाद ठीक है उनका उद्गार भी हुआ, फिर वो ज्वालामुखी जब फैले फिर उन्होंने चट्टानों का निर्माण किया, ठीक है, पर्वतों का निर्माण हुआ। फिर पर्वत और चट्टानें जब टूटी तो उन्होंने जो पर्वत पठार जो भी चट्टानें हैं आपकी वो सैलों से बनी हुई हैं, हर एक प्रकार की सीक्वेंस चलती है। ठीक है, तो सैलों से बनी हुई, सैल जब टूट गई या जो पर्वत जो थे जब टूटे तो हमारी मृदा बनी, मृदा से हमारी फसलें आती हैं, फसलों का हम जो उपभोग करते हैं। तो इस तरीके से पूरी ज्योग्राफी जो है, कंटेंट जो है उसका जुड़ा हुआ है। अगर आप उसको समझ के चलोगे तो आप यकीन मानिए बहुत इजी लगेगी ज्योग्राफी आपको, और आपको पता जो आप सोच रहे हो ज्योग्राफी बहुत हार्ड है या टीजीटी एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, पीजीटी बहुत हार्ड है, तो आपको ईजी लगने लगा, फर्स्ट टाइम में आप मेरे साथ ही क्रैक करोगे। ठीक है, तो आ जाते हैं अब यहाँ पे अपर्दन से बनी हुई और जो नदी निरपेक्ष। अपर्दन क्या है, जैसे कि आपको बताया है कि जब विखंडन जो होता है या जो घिसाव या रगड़ाव के कारण जो अपर्दन से बनी स्थल कृतियाँ कहती है नदी विसर्पा, ठीक है, गर्ज कैनयन, वी आकार की जो घाटी, जलप्रपात, ठीक है, और जो अवनमन है, कुंड है, नदी है, वेदिका है, नदी है, संप्रदाय, मैदान जो है सभी क्या है हमारे किससे बने हुए हैं, अपर्दन से। ठीक है, अब नदी प्रेषण से बनी हुई स्थल कहती है कि प्राकृतिक तटबंध जो है, जलोढ़ पंखा जो है या अग्निशंकु जो है वो सारा का सारा हमारा इससे बना हुआ है। तो ये जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन देखते हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नहीं निकाल पाते, और उसके बाद फिर आप सोचते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था हमने, बट उसके बाद भी हमारा जो है क्वेश्चन जो है नहीं फंस रहा। तो एज इट इज़ क्वेश्चन कहीं पे नहीं पूछे जाते दोस्तों, वही क्वेश्चन आपसे बार बार क्यों पूछेगा। तो एग्जामिनर वहाँ पे नींद की गोलियाँ खा के नहीं बैठा है कि हर बार पेपर उठाया और इधर का उधर छाप दिया। ठीक है, तो आपका कंटेंट वही रहता है, क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं पर पूछा वहीं से जाता है, फिर आप कंफ्यूज होते हो। तो कन्फ्यूज़न को अगर आप थोड़ा सा अपने चश्मे की धूल को साफ़ करोगे, सॉरी अगर आप चश्मा नहीं लगाते तो ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कंटेंट कहाँ से रेडी करना और किस तरीके से क्रैक करना है। तो चल रहे थे हम दिशा पर, दिशाएं देख रहे थे कि किस तरीके से क्या आता है। तो चलिए वापस से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है कैमरा, और फिर ताकि हमें पूरे जो नोट्स हैं दिखे। ठीक है, अब आ जाते हैं आधार तल के ऋणात्मक परिवर्तन होने से रचनात्मक सोपन स्थल की कृति का निर्माण जो है किस प्रकार से होता है। भू संचाल के फलस्वरूप जो है हमारा स्थल मंडल सागर में निर्माण जो है होने पर रचनात्मक मैदान का निर्माण होता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विशाल मैदान है जिसे कि रूस या रूसी प्लेटफॉर्म भी कहते हैं।
तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रूसी प्लेटफॉर्म जो है किस देश में है। तो अब ये सोचो कि आप ये ज्योग्राफी में पूछा कहते नहीं, आपसे ज्योग्राफी के साथ साथ ये जीके का भी पोर्शन है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि ये आपके जीके के भी पोर्शन में आ जाते हैं। तो अगर आप एनवीएस में, केवीएस में और यूपी टीजीटी पीजीटी कर रहे हो, तो आपका एक जो कॉमन पेपर बनता है आपका एनवीएस एंड केवीएस में, तो उसको भी आप यहीं से कंटेंट जो आप रेडी करोगे, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ कि आप अगर ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये इतना डीप और कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट है आपका कि यहाँ से आप जीके बेस्ड सब्जेक्ट जो है आपका उसको भी स्ट्रॉन्ग करते हो और आप जो है इजीली जो है क्रैक करने की क्षमता रखते हो, बट आप उसको ज़्यादा ईजी ले जाते हो जिस वजह से वो ज़्यादा हार्ड बन जाता है, ठीक है। तो वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पे थे हम आधार के तल के ऋणात्मक परिवर्तन होने से क्या जो है किसका निर्माण होता है, तो रचनात्मक सोपन का जो है निर्माण होता है। अब रचनात्मक सोपन क्या है, तो जो भू संरचना के फलस्वरूप स्थल मंडल के सागर में निर्माण होने पर रचनात्मक मैदानों का निर्माण होता है, उसे कहते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका एक विशाल मैदान है जिसे कि रूस का रूसी प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। अब क्यों प्रकार की घाटी, तो जब हम घाटियों को पढ़ेंगे ना, तो घाटी किसे कहते हैं, घाटी कितने प्रकार की होती है, या घाटी का निर्माण कैसे हुआ है, प्लस जो घाटियाँ हैं कहाँ कहाँ पे हैं, सबसे बड़ी घाटी कौन सी है और छोटी कौन सी है, ये सारा जो है भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यू आकार की घाटी पर आ जाते हैं। पर्वतीय भागों में घाटी हिमनद या हिम क्षेत्र में एक ऐसी घाटियों से होकर प्रभावित है जिसके किनारे खड़े होकर ढाल वाले होते हैं तथा जो इसकी तली होती है वो सपाट होती है। मतलब जो किनारे हैं उसके वो ढाल वाले हैं और जो तली है एकदम सपाट है, ठीक है। तो हिमनद घाटियों के अंग्रेजी में जो इसका निर्माण होता है कुछ यूँ तरीके से ये यूँ करके दिखती हैं, इस वजह से इन्हें यू आकार की घाटी कहते हैं, ठीक है। तो अब निम्नलिखित आकर्षण में इन्हें यू आकार तथा उत्पादन क्रियाओं के द्वारा इन्हें घाटियों में जिनमें होकर ये गुजरती हैं उसे हिमनद प्रभावित कहते हैं, जिसमें में कि यू आकार की जो घाटियाँ बनकर आपके सामने आती हैं। तो बस ये थोड़ा सा पोर्शन है हमारा जो ख़त्म हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा सब्र करें तो ये नेक्स्ट वीडियो में ही हो पाएगा। अगर आप थोड़ा वक्त दें तो आज ही ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। तो फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा बस ये दो करके मैं यहाँ पे फिनिश करूँगी, देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी, ताकि जो जितना पढ़ें उतना हमारे माइंड में रहेगा। तो वो ज़रूरी है, ज़्यादा जो हो या अति जो है किसी बात की अच्छी नहीं होती। फिर वो अगर आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो आप हजम नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा हमेशा जो है नुकसानदायक रहता है। तो फिलहाल हम ये दो यहाँ पे आज फिनिश करेंगे, देन अपकमिंग वीडियो में जो है हमारा स्थल मंडल जो 11 के और जो उसके बाद के हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो उष्ण या उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं और कितने डिग्री में पाए जाते हैं, जैसे ये है हमारी पृथ्वी, तो यहाँ पे जो इनका देशांतर रेखाएं हैं और ये लैटिट्यूड जो है और ये लैंगिट्यूड, तो लैंगिट्यूड में जो है इनको डिग्रियों में बांटा गया है। तो ये जो डिग्रियां हैं यहाँ पे यूँ करके यूँ डिग्रियां बटी हुई हैं और यूँ करके बटी हुई हैं। तो यहाँ पे जो है ये 15 से और 15 और 30 के बीच, यानी यह 23 यहाँ पे है, तो यहाँ से 15 और ये 30 के बीच जो है यहाँ पे जो लगता है आपका ये पूरा एरिया जो है पृथ्वी में, ये आपका उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो भाग है, इसमें प्रदेश में वार्षिक दैनिक तापमान अधिक होता है और नागफनी एवं अन्य कटीली वनस्पतियाँ जो हैं यहीं पर पाई जाती हैं। जिस कारण से जो ये इंडिया है उसका जो राजस्थान का पोर्शन है आपका वो यहीं पर होता है। इस वजह से यहाँ पर राजस्थान में या फिर जो भी प्रदेश जो हैं इतनी डिग्री के बीच में देश पड़ते हैं वहाँ पर कटीली नाग वनस्पतियाँ या कटीली वनस्पतियाँ जो है पाई जाती हैं। अलाप्सा पर्वत का क्वेश्चन आपसे पहले भी आया था, अब वो आया था आप पे कि कौन सी पवन है। तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका रिपीट हुआ है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और क्वेश्चन का जो पॉइंट है वो हम नहीं पकड़ पाते, तो क्वेश्चन बार बार हमें मिलते रहते हैं, ठीक है। तो अब है कि अलाप्सा पर्वत वही सेम क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इसे पढ़ाऊँ तो फिर आपको कोई फ़ायदा होगा उससे। बट हाँ, हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि जो चिनूक रॉकी पर्वत है यूएसए में गर्म शुष्क हवा के लिए जो है चिनूक जो है एक पवन है,
ठीक है। और ये एक गर्म शुष्क पवन है, ठीक है, जो कि रॉकी पर्वत के पास से होकर गुजरती है। और अलाप्सा से हमारी क्या है, शुष्क पवन जो है फॉन, अलाप्सा से फॉन जो है फर करके जाती है, चिनुका से गर्म होकर वो रॉकी पर्वत आती है, ठीक है। और जो बोरा है वो है हमारी यूगोस्लाविया या एड्रियाटिक तट की ओर से प्रभावित होने वाली ठंडी है। और ये जो पवन का है इसका मैं एक बहुत बढ़िया से डायग्राम बेस पे आपको सारी पवनें जो हैं कौन सी गर्म होती है कौन सी ठंडी होती हैं मैप पे रख कर बहुत अच्छे से समझाऊंगी, जिसमें आपके ये जो 3 से 4 नंबर जो आ जाते हैं लगभग में, कम से कम मतलब हर साल आपसे 3 नंबर या 2 नंबर तो हर बार जो है अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर ही पूछे जाते हैं इससे रिलेट क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, चूने की जो चट्टानें हैं अपक्षय की प्रक्रिया से होते हैं। तो मैंने क्या कहा, सैलो जो है आपसे बहुत पूछी जाती हैं। 3 सैलों में आपका बार बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सैलें कहाँ से आती हैं, सैलों का निर्माण कैसे होता है, रूपांतरित कैसे होती हैं, चक्र क्या है, सारा कुछ बार बार घुमा के, ठीक है। तो चूने की चट्टानों का अपक्षय की क्रिया जो रासायनिक परिवर्तन है वो क्या कहलाता है। तो भाई चूने और चट्टानों की जो अपक्षय की क्रिया है उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहलाती है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, तो यही आपने लिख दिया, तो टिक कर देना आपने। और फिर आ जाते हैं उष्ण एवं शीतोष्ण अर्ध प्रदेश में जब जल कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का सहयोग में चूना पत्थर घुलन क्रिया जब होती है तो रासायनिक अपक्षय होता है। और इस रासायनिक अपक्षय के कई प्रकार होते हैं, जैसे ऑक्सीकरण दिख रहा होगा आपको, तो जैसे कि ऑक्सीकरण, कार्बोनेट कार्बोनेशंस, सिल्क पृथक्करण का कारण, या डिसिक्लेशंस या जल योजना या हाइड्रोशंस जो है कहते हैं। भूकंप से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया आपका, मैंने कहा था। और इसका जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे मैंने पहले आपको बताया कि भूकंप, ये देखिए भूकंप मैंने अधिकेंद्र के बारे में बताया था। देन इसके बाद अब हम बात करेंगे कि कंपन लहर क्या होती है, और जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर जो है लचीलेपन के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है दोस्तों भूकंप आता है, या फिर ज्वालामुखी उद्गार के कारण भी भूकंप आता है। तो आकस्मिक संचरण जब कभी भी होगा तो आपका जो है भूकंप आएगा ही आएगा। और इसकी जो पहले तरंगे जो सबसे पहले प्रभावित होती है, सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो अभिकेंद्र होता है। तो ये जो है कुछ मोस्ट पॉइंट जो है मैंने नोट डाउन किए प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर। और यहाँ पे देखिए सेल की बात करें, फिर से हमारी सेल है और परिवर्तन रूप आ गया, जो कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, बट कुछ जो थी जो यहाँ पे छूट गई तो मैंने इसे नेक्स्ट में कवर किया। ग्रेनाइट जो सेल है वो निस में आंतरिक अग्नेय है, और ग्रेबो जो है सर्पेटाइन में, और बलुका पत्थर जो है क्वाइटरजाइट में, और रोल जो है स्टेज में स्टेलेट में है। अब भारत चीन आयोग स्थलीकरण उत्तर दक्षिण की ओर से खिसक कर कहाँ गया, ठीक है। तो बस खिसक कर कहाँ गया, गन्ने में अधिक उपज होती है और शुष्क की मात्रा होती है। उत्तरी अगर बात करें तो दक्षिणी में क्या है, उपज जो है ज़्यादा है, शर्करा ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है, उद्योग का स्थलीकरण भी जाहिर सी बात है यहाँ पे ज़्यादा होगा। बट अगर बात करें उत्तरी में, तो उत्तर में जो है शर्करा भी कम है, उपज भी कम है, स्थानीयकरण भी कम है। तो जैसे कि आप ये देखो, ये है भारत हमारा, ठीक है। तो एग्जैक्टली भारत अभी मेरा नहीं बन पाएगा, बट आई होप जितना आपको समझ में आ जाए उतना बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा उत्तरी हो गया और ये हमारा दक्षिणी हो गया। तो यहाँ पे जो यूपी के यहाँ से जो कटेंगे भाग जो यहाँ पे है गन्ना, जो ये उत्तरी भाग में, वो हमारा काफ़ी अच्छा जो है दक्षिणी में काफ़ी अच्छा होता है। इनकी इसमें जो भी गन्ने होते हैं शर्करा भी अधिक होती है, उपज भी अधिक होती है, चीनी भी अधिक होती है। बट जो इसके ऊपर जो है उत्तरी भाग में, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से कम हो जाती हैं, ठीक है। भ्रंश घाटी पहले भी था, अब भी है, भ्रंश घाटी रिलेटेड क्वेश्चन, पर ये मैंने इसलिए नोट डाउन किया है क्योंकि जो पहले हमने पढ़ा था वो भ्रंश घाटी होती क्या है ये पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि भ्रंश घाटी जो है प्रवाहित नदी जो है कौन सी है भारत के अंदर, तो नर्मदा अमरकंटक पहाड़ियों से 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलने वाली विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य जो भ्रंश घाटी बहती है, वो भ्रंश घाटी जो है इन दो नदियों के बीच से बहती है, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य से, ठीक है। अब जलप्रपात क्या है, या जैसे पूछा गया कई बार पूछा गया क्वेश्चन में कि धुआंधार जलप्रपात जो है वो क्या है,
तो धुआंधार जलप्रपात जो है यह जबलपुर के निकट मेघाड़ घाट से जो संगमरमर की चट्टानों को काटते हुए निकलता है जलप्रपात, ठीक है। तो इसे ही धुआंधार जलप्रपात जो है वो काटता है। तो किसे काटता है वो है। फिर है जो आपकी है स्टलेक्टाइट जो है एक स्थलकृति है। तो एक कभी भी देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको थोड़ा नोट्स से क्लियर करूँ ताकि आपको समझ में आए। बाकी डिटेल से तो हम पढ़ेंगे ही सारा कुछ, छोड़ने वाले हम कुछ भी नहीं हैं कि एग्ज़ाम में बैठ के हम ये सोचें कि अरे ये पढ़ लिया होता तो अच्छा है, ठीक है। तो स्थल कृतियों का जब निर्माण की बात करेंगे तो जब हम शैलें पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्थल मंडल में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखिए पृथ्वी की जब चट्टानों की बात की हमने, यहाँ पे पूरा स्थल मंडल क्लियर करेंगे। फिर ये देखिए हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भू स्थल पर यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग पर और अंदर भाग पे, यानी ये पृथ्वी है, जब इसके स्थल मंडल के अंदर जो बल लग रहे होंगे उससे किन किन चीज़ों का निर्माण होता है। देन ये हमारी पृथ्वी जो स्थल मंडल है ये हमारी ये ज़मीन है, और ज़मीन के जब ऊपर जो जो क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं उनसे जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें हम अंतर्जात बल में पढ़ेंगे। जो अंदर है, सॉरी, जो अंदर है, ठीक है, और जो बाहर है बहिर्जात, मतलब जो बाहर जितनी भी क्रियाएं हो रही होंगी उनसे जो चीज़ों का निर्माण हो रहा होगा उनको पढ़ेंगे। तो अंदर जब पृथ्वी में किसी भी तरीके की कोई प्रक्रिया होती है तो उसे अंतर्जात बल के कारण होती है, जिसमें कि आंतरिक भाग में जब उत्पन्न बल होता है तो उससे कई चीज़ें, स्थलकृतियाँ, कई चीज़ें निर्मित होती हैं जिन्हें हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें कि हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, मैदान पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे, द्वीप पढ़ेंगे, और इनसे बनने वाली जो स्थलकृतियाँ होती हैं उनको हम अंतर्जातीय पृथ्वी के यानी भूपटी, यानी जो पहली जो हमारी भूमि की भूपटी है उस पर जो परिवर्तन होते हैं अंतर्जात बल के कारण, तो उनको पढ़ेंगे और उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है आप 100% जो है मिस नहीं करेंगे ज्योग्राफी में या फिर जीके के कंटेंट में भी। अब आ जाते हैं बहिर्जात बल पे। तो बहिर्जात बल में अगर हम पढ़ेंगे जब, तो इसमें हम पृथ्वी की सतह पे उत्पन्न, जो पृथ्वी की सतह है ये है हमारी पृथ्वी की सतह, ठीक है। तो अब इस पे जितनी भी पेड़ पौधे या हवाएं, नदियाँ वदियाँ जो भी हमारी बहती हैं उनसे जिन चीज़ों का निर्माण होता है उन सभी का जो है बहिर्जात बल में हम जो है पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न बल जो होता है बहिर्जात बल है, और भूतल पर समतल स्थापना जो करता है वो भी बहिर्जात बल है। ये बल जो है वो भूतल के प्रमुख कार्य करता है, जैसे कि आपका अनुछंदन हो गया। ये स्थिति की गतिशील क्रियाओं को जो है एक तरीके से योग होता है। अचंदन होता क्या है, तो ये है कि एक तरीके से योग होता है। अब कौन कौन सी क्रियाएं हैं या जो प्रमुख कार्य जो है जो बहिर्जात बल से होता है, किन किन चीज़ों का निर्माण होता है उसे देखेंगे। तो अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, वृहद क्षरण होता है, वृहद संचलन होता है, और निरपेक्षण होता है। अब जब निरपेक्षण होता है तो उनसे किन चीज़ों का निर्माण होता है, तो नदियों के फिर नदियाँ कुछ कार्य करती हैं जिनसे कई चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे भूमिगत जल के कार्य होते हैं, सागरीय जल से कुछ चीज़ें निर्मित होती हैं, हिम नदियों से होती है, पवन से होती हैं। तो इन सब के जो बल के कारण जिनका निर्माण होता है उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पे ज्वालामुखी वगैरह की, यानी अंतर्जातीय बलों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे दोस्तों। फ़िलहाल हम ये बस यहाँ तक के, बस ये लास्ट है, ये लास्ट यहाँ पे आज हम आज 4 तारीख है हमारी, तो 4/9/2022 में हम बस यहीं तक के करेंगे। देन उसके बाद अगली वीडियो में हम इतना ये कवर कर लेंगे, यानी हमारा जो स्थल मंडल है पूरा फिनिश हो जाएगा। और फिर उसके बाद बस 5-6 टॉपिक और रहेंगे, उनकी दिशाएं देखकर, मतलब उनका जो प्रीवियस ईयर टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें देखकर हम जो टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। देन मॉक टेस्ट फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। तो बस सबसे ज़्यादा आप ये है कि आप कमेंट करते रहें और सपोर्ट करें। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। अगले पे आ जाते हैं। भ्रंश घाटी प्रभावित नदी, तो ये हमने पढ़ लिया था। देन नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ लिया था। अब ये क्या होती है, तो ये होती क्या है कि भूमिगत जब कंदराओं में
जैसे ये है, अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे जब बर्फ़ पिघलती है और कुछ इस तरीके से लटक जाती है, ठीक है, तो कभी आप फ्रिज में भी देखना, इस टाइम की फ्रिज में तो नहीं, जो पुरानी एलजी की फ्रिज हुआ करती थी, अगर वो ज़्यादा टाइम चलती थी तो कुछ इस तरीके से जो है स्थलकृतियाँ बना लेती थी। तो इसे ही हम स्टेलाइटेट जो है कहते हैं। तो ये पुरानी एलजी की फ्रिज में मिल जाएगी, पर अभी जो लेटेस्ट आई हैं तो उनमें इस तरीके से आपको जो है लटकती हुई जो ये आकृति है वो आपको नहीं मिलने की, ठीक है। फिर है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आईनी मुंडी जो है, अनाई मुंडी जो है इसका सर्वोच्च शिखर है, और ये 2695 मीटर है, और इसे अन्नामलाई जो है कि पहाड़ी जो है केरल में है। और चोटी जो है इसकी पश्चिम में सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी तट में पश्चिम घाट से मिलने की स्थलकृतियाँ हैं, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जिसे कि हम दोदा बेटा कहते हैं, जो कि 36 किलोमीटर है, और चोटी जो है दक्षिण की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ज्वालामुखी के उद्गार से विस्फोट नहीं है, तो क्या है, ज्वालामुखी के उद्गार से जो विस्फोट नहीं होता है वो होता है हमारा हवाई यान, क्योंकि ये एक तरीके की लावा परत है, तो ये कोई विस्फोट नहीं है। स्थल रूप है और ये प्रक्रियाएं हैं। तो स्थल रूप क्या है, निक पॉइंट जो कि पुन युवन से होता है, घोर रंदर जो है कष्ट से होता है, अभिकेंद्र जो है भूकंप है, जलोढ़ पंखा जो है नदी से। तो ये कुछ निर्माण जो हैं किसके कारण होते हैं वो प्रक्रियाएं हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने स्थल मंडल में जो पोर्शन था हमारा प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, उनको डिस्कस किया। देन अगली वीडियो में हम इसे लेकर आएंगे, और जो थर्ड वीडियो होगा उसमें हम पूरा का पूरा जो स्थल मंडल है 21 तक के जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को कवर कर लेंगे। देन उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे वायुमंडल। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। यानी हमारी जो ये रही हमारी दिशा, जिसमें हम दिशा को देख रहे हैं, और फिर ये है हमारा रास्ता जिस पर हम चलना शुरू करेंगे, और उसके बाद ये हमारी है मंजिल जिसे हम पाकर ही मानेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तो आपको हर एक घंटे अब से डेली जो है वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप डेली चैनल पे बने रहें, और अपडेटेड वीडियो जो है देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड।